हाय गाइस, मैं हूं सुमित आपके साथ और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि सिंडिकेट बैंक का हाउसिंग लोन का एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिलअप करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले तो जो है ये जो फॉर्म है ये सिंडिकेट बैंक का हाउस लोन एप्लीकेशन फॉर्म है, हाउसिंग लोन एप्लीकेशन फॉर्म है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सिनिवर्स हाउसिंग लोन स्कीम, यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स एंड कंडीशन है। जहाँ पर आप देख सकते हैं आइटम और प्रोविजन नाम का 2 कलम है, जहाँ पर पर्पस, एलिजिबिलिटी, क्वांटम ऑफ लोन, लिमिट, मार्जिन, रेट ऑफ इंटरेस्ट, सिक्योरिटी, प्रोसेसिंग चार्ज कितना है और डॉक्यूमेंटेशन चार्ज कितना है। ठीक है, ये सब जो है यहाँ पर सब डिस्क्राइब कर दिया है। तो आप एक बार ज़रूर, मैं कहूँगा कि आप एक बार देख लीजिए ये सब जो टर्म्स एंड कंडीशन है। कि आप पहले कोई एप्लीकेशन फिल करना चाहते हैं तो आप ऑब्वियसली ये देख लीजिए। जैसे कि यहाँ पर देखिए एलिजिबिलिटी में क्या है कि अगर आपका एज जो है 55 ईयर्स का अगर ज़्यादा है आपका एज, तो आप एलिजिबल नहीं है। ठीक है, तो ये सारा कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है जो मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ कि आप पहले एक बार पढ़ लीजिए ठीक से, उसके बाद आप फिलअप करें फॉर्म। ठीक है, यहाँ पर देखिए कि एक सिक्योरिटी और गारंटर जो कि है थर्ड पार्टी गारंटी वेवर पोस्ट में भी जॉइन एज गारंटर व्हेनेवर पॉसिबल। ठीक है, तो अगर गारंटर अगर आपका लगेगा तो क्या होगा, तो आपका जो स्पाउस है, ठीक है, मतलब आपका जो हस्बैंड और वाइफ है वो भी ज्वाइन कर सकता है ऐसा गारंटर अगर उसका मंथली इनकम है। ठीक है, मंथली कुछ फिक्स्ड इनकम है, अगर उसका कुछ एसेट्स है, तो बहुत टर्म्स एंड कंडीशन है, आप एक बार पढ़ लीजिए। उसके बाद जो डिटेल टर्म्स एंड कंडीशन अगर आपको जानना है तो आप ये वाला जो यूआरएल में आप जाकर विजिट करें और आप जान सकते हैं और भी सारे टर्म्स एंड कंडीशन। उसके बाद जो है चेक लिस्ट फॉर हाउसिंग लोन एप्लीकेंट, तो यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंटेशन है जो कि आपको सबमिट करना पड़ेगा। तो लिस्ट ऑफ इनक्लूज विल बी सबमिटेड अलॉन्ग विद द एप्लीकेंट। तो इंक्लूसिव का है, डॉक्यूमेंटेशन क्या है फॉर सैलराइड क्लास, मतलब जो कि सैलराइड एम्प्लॉय है। ठीक है, और जो गारंटर होगा अगर वो भी सैलराइड है तो उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगता है, जैसे कि पैन कार्ड का कॉपी, एड्रेस प्रूफ कॉपी, पासपोर्ट कॉपी, एम्प्लॉय आईडी कॉपी, 6 मंथ लेटेस्ट सैलरी स्लिप, 1 ईयर स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट्स वेयर सैलरी इज बीइंग क्रेडिटेड, मतलब जहाँ आपका सैलरी क्रेडिट होता है उस बैंक का जो है एक स्टेटमेंट, मतलब उस अकाउंट का एक स्टेटमेंट, आपका एक साल का स्टेटमेंट लगेगा। ठीक है, और भी सारे डॉक्यूमेंट्स देखिए कॉपीज़ ऑफ ITAO एंड इनकम टैक्स रिटर्न। ठीक है, और इसके बाद जो है जिसका मतलब बिजनेस क्लास है, मतलब नॉन सैलरी है, तो उसका क्या क्या लगेगा, पैन कार्ड, एड्रेस प्रूफ, पासपोर्ट कॉपी। ठीक है, 1 ईयर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, 3 इयर्स IT रिटर्न्स विद स्टेटमेंट ऑफ इनकम, ये सब लगेगा। और जो नॉन रेसिडेंशियल इंडियन है उसका क्या क्या लगेगा, यहाँ पर सब डॉक्यूमेंट्स का लिस्ट दिया हुआ है, तो आप एक बार देख लीजिए। और फॉर परचेस और साइट रेडी बिल्ट इन हाउस प्राइवेट प्रॉपर्टी लिए क्या क्या लगेगा। ठीक है, ये सब आप एक बार देख लीजिए कि पहले आप कोई फिलअप करना चाहते हो। तो अगर आप पहले फिलअप करना चाहते हो तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप एक बार देख लीजिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, टर्म्स एंड कंडीशन क्या है, उसके बाद आप फिलअप करें। ठीक है, तो हम पहले आ गए हैं फिलअप के जो पोर्शन है वहाँ पर हम आ गए हैं। तो यहाँ पर लिखा है हाउसिंग लोन एप्लीकेशन। तो यहाँ पर आपको जो लिखा है आप देखिए, टू द ब्रांच मैनेजर और चीफ मैनेजर सिंडिकेट बैंक। यहाँ पर आप अपना ब्रांच का नाम लिख दीजिए, यहाँ पर जैसे कि लिखा है ब्रांच, और यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट का नाम यहाँ पर लिख दीजिए। ठीक है, यहाँ पर लिख दीजिए डिस्ट्रिक्ट का नाम, मैं जहाँ पर कर्सर जहाँ पर दिखा रहा हूँ वहाँ पर लिखना। ठीक है, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख दो, और यहाँ पर आपको स्टेट का नाम लिखना होगा। ठीक है, और यहाँ पर लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फ़ोटो ऑफ एप्लीकेंट 1 विथ सिग्नेचर अक्रॉस। एप्लीकेंट 1 जो है उसका एक लेटेस्ट जो है पासपोर्ट साइज फ़ोटो यहाँ पर लगाना पड़ेगा, और अक्रॉस मतलब ऐसे एक साइन करना पड़ेगा, ऐसे। ठीक है, अक्रॉस
ऐसे या फिर ऐसे, मतलब फ़ोटो के ऊपर से वो साइन जाएगा, ठीक है। और अगर कोई सेकंड एप्लीकेंट होता है तो सिमिलरली एक फ़ोटो यहाँ पर भी लगाना पड़ेगा और अक्रॉस ऐसे या फिर ऐसे साइन करना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद जो है कस्टमर आईडी 1, कस्टमर आईडी 2, मतलब एप्लीकेंट 1 का जो कस्टमर आईडी है यहाँ पर लिखना पड़ेगा और एप्लीकेंट 2 का जो कस्टमर आईडी है वो यहाँ पर लिखना पड़ेगा, ठीक है। और अकाउंट विथ दिस ब्रांच, सेविंग्स अकाउंट नंबर दिस, ठीक है। तो अगर आप एग्जिस्टिंग कस्टमर है तो आपका जो अकाउंट नंबर है यहाँ पर आपको देना पड़ेगा और अकाउंट विथ कौन से ब्रांच के साथ आपका अकाउंट है वो ब्रांच का नाम यहाँ पर लिखना पड़ेगा और अकाउंट नंबर यहाँ पर आपको डालना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए लिखा है डियर सर, आई आर वी हेयर बाई अप्लाई फॉर अ लोन ऑफ डैश, ठीक है। मतलब कितना रुपीज़ के लिए आप लोन की अप्लाई कर रहे हो। सोचिए कि आप 20 लाख के लिए अप्लाई कर रहे हो, सॉरी। तो यहाँ पर आप 20 लाख लिख दीजिए या फिर 10 लैक्स, ठीक है। जो अमाउंट ऑफ लोन यू वांट, तो वो अमाउंट आप यहाँ पर लिख दीजिए। और यहाँ पर देखिए फॉर कंस्ट्रक्शन और परचेस ऑफ हाउस और फ्लैट और साइट और प्लॉट, जो भी एप्लीकेबल है। अगर आप हाउस के लिए परचेस करना चाहते हो, अगर आप हाउस खरीदना चाहते हो तो आप परचेस में टिक कीजिए और हाउस में टिक कीजिए। अगर आप हाउस का जो है कंस्ट्रक्शन करना चाहते हो तो कंस्ट्रक्शन में टिक कीजिए और हाउस में टिक कीजिए, ठीक है। ऐसी है। और ऐसे आप पढ़ लीजिए, ठीक है। ओन ऑफ माई नेम एंड यूज़ ऑफ माई फैमिली मेम्बर्स, द डिटेल्स ऑफ विच आर अपेंड हेयर। तो यहाँ पर आप अगर आपका कोई श्योरिटी और गारंटर है, ठीक है, तो ही वो गारंटर यहाँ पर उसका नाम लिखेगा। तो अगर आपको गारंटर पता नहीं है क्या है तो मैं आपको बता देता हूँ। गारंटर वो होता है जो कि अगर आप सोचिए कि आप जो लोन लिया है बैंक से, वो कोई कारण अनफॉर्चुनेटली कोई कुछ एक्सीडेंट के वजह से या फिर कुछ भी कारण, ठीक है, आप वो लोन रीपे कर नहीं पाते हो, ठीक है, आप पे नहीं कर पाते हो। तो बैंक क्या करेगा, बैंक वो गारंटर के पास जाएगा, गारंटर जो होगा उस गारंटर के पास जाएगा और गारंटर जो पैसा बचेगा, ठीक है, जो लोन का जो अमाउंट है वो गारंटर से लेगा। मतलब आप अगर लोन का जो अमाउंट है देने में नाकामयाब होते हो तो गारंटर को वो लोन का अमाउंट देना पड़ेगा, ठीक है। यही होता है गारंटर, ठीक है। अगर आपका लोन का अमाउंट बहुत ज़्यादा है और अगर आपका सैलरी या फिर आपका जो एसेट्स कम है लोन के हिसाब से तो गारंटर लगता है, अदरवाइज गारंटर की कोई ज़रूरत नहीं होता है। और बहुत सारे बैंक में, बहुत सारे प्राइवेट बैंक में गारंटर आजकल पूछते भी नहीं है। अगर सोचिए कि आपका सैलरी 40,000 है या फिर 30,000 है और आप मांग रहे हैं एक लोन जिसका अमाउंट है 20 लाख, ठीक है। तो बैंक क्या करेगा, सोचिए आप 20 इयर्स तक आपका जो लोन है वो आप रीपे करोगे। तो बैंक क्या करेगा, आपका जो सैलरी है उससे 40 to 60% डिडक्ट करेगा, ठीक है। तो सैलरी के ऊपर डिपेंड करके ही आपका लोन का अमाउंट डिसाइड होगा, सैलरी के ऊपर, उसके बाद एसेट्स के ऊपर, आपके जो घर है या फिर आपका जो प्लॉट है, ठीक है, उसका वैल्यू कितना है। और फिर सोचिए कि अगर आपका कोई लैंड है तो उसका वैल्यू कितना है। ये सब बहुत सारे हिसाब निकास करके ही बैंक डिसाइड करेगा कि आप लोन के लिए एलिजिबल हो कि नहीं। तो उसके बाद अगर आप एलिजिबल नहीं होते हो या फिर बैंक को लगता है कि आप पे कर नहीं पाओगे तो ही गारंटर लगता है। तो चलिए फर्दर प्रोसेस के लिए हम बढ़ते हैं, देखते हैं और क्या क्या फिलअप करना होता है, ठीक है। आई थिंक आपका जो डाउट है वो क्लियर हो गया। अगर फिर भी डाउट क्लियर नहीं होता है तो आप नीचे ज़रूर कमेंट कीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए फर्दर प्रोसेस के लिए हम बढ़ते हैं। तो यहाँ पर फिर जो है एप्लीकेंट 1 का जो है सिग्नेचर कर देगा और एप्लीकेंट 2 यहाँ पर सिग्नेचर कर देगा, ठीक है, अगर एप्लीकेंट 2 होता है तो। उसके बाद यहाँ पर डेट डालना होगा और यहाँ पर प्लेस में आपका जो जगह का नाम है वो डालना पड़ेगा। तो ये था पेज 1। अब हम लोग जाएंगे पेज 2 पे। तो यहाँ पर देखिए पर्सनल डाटा ऑफ एप्लीकेंट 1। तो एप्लीकेंट 1 का जो पर्सनल डाटा है वो यहाँ पर डालना पड़ेगा। तो नेम, तो यहाँ पर आपको फर्स्ट एप्लीकेंट 1 का जो नेम है वो यहाँ पर डालना पड़ेगा। फर्स्ट नेम
फर्स्ट नेम मिडिल नेम, यहाँ पर फर्स्ट नेम मिडिल नेम नहीं होगा, यहाँ पर फर्स्ट मिडिल एंड लास्ट होना चाहिए था, जो भी हो। तो यहाँ पर आप अपना नाम डाल दीजिए ऐसे फॉर्मेट में, फर्स्ट मिडिल और लास्ट के फॉर्मेट में, ठीक है। उसके बाद सैल्यूएशन में जो है क्या है, आप मिस्टर है या फिर मिस्ट्रेस है या फिर मिस है, ठीक है, जो भी है यहाँ पर आप टिक कर दीजिए। और आपका जो फादर्स का नाम है, आपका जो पापा का नाम है, यहाँ पर आप लिख दीजिए। और यहाँ पर मदर्स मेडन नेम, मतलब आपका मम्मी का शादी के पहले जो नाम था वही नाम आपको डालना पड़ेगा। मदर्स मेडन नेम मतलब वही होता है कि आपका मम्मी का जो शादी के पहले जो नाम था, शादी के बाद नहीं, ठीक है। तो वो नाम आप डाल दो यहाँ पर। और उसके बाद एड्रेस में आप लोकल एड्रेस जो है, यहाँ पर आप लोकल एड्रेस में आपका एड्रेस डाल दो, पूरा एड्रेस जो है, घर का नंबर, फिर रोड नेम, ठीक है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड जो जो है, ठीक है, यहाँ पर आप डाल दो। जैसे कि यहाँ पर एक पॉइंट है पिन कोड का, तो यहाँ पर आप पिन कोड डाल दो। और परमानेंट एड्रेस में और फिर एक बार आपका जो परमानेंट एड्रेस है वो आप डाल दो यहाँ पर, ठीक है। और पिन कोड यहाँ पर डाल दो। और यहाँ पर क्या लिखा है, स्टेइंग एट द अबव एड्रेस सिंस दिस ईयर्स, मतलब कि ये जो अबव एड्रेस है, ऊपर का जो एड्रेस है, उस एड्रेस में, ठीक है, आप कितने दिन तक रह रहे हो, तो कितने साल तक अब रह रहे हो, तो वहाँ पर वो साल मेंशन करना पड़ेगा। जैसे कि सोचिए आपका जन्म से ही आप उस जगह में रह रहे हो और आपका साल अभी 25 है, तो आप जनरली 25 ईयर्स लिखोगे यहाँ पर, क्योंकि आप 25 ईयर्स से वहाँ पर रह रहे हो, राइट। उसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर जो है, लैंडलाइन नंबर, ओ मतलब ऑफिस, लैंडलाइन नंबर, आर मतलब रेसिडेंट, ठीक है। अगर आपका कोई ऑफिस होता है तो आप ऑफिस का नंबर यहाँ पर डाल दीजिए, और अगर आपका कोई रेसिडेंट होता है तो आप रेसिडेंट का नंबर यहाँ पर डाल दीजिए। उसके बाद जो है मोबाइल नंबर आप यहाँ पर डाल दीजिए, फिर ईमेल आईडी आता है, ईमेल आईडी आप यहाँ पर डाल दीजिए। फिर पैन नंबर में आप आपका पैन नंबर डाल दीजिए, एप्लीकेंट 1 का, श्योरली आप ना भूलिए ये एप्लीकेंट 1 का डेटा है, मतलब अगर आप एप्लीकेंट 1 है तो आप श्योरली आपका पैन नंबर यहाँ पर डाल दीजिए। फिर यूआईडी नंबर मतलब आपका जो आधार नंबर है आप यहाँ पर डाल दीजिए। फिर वोटर आईडी नंबर यहाँ पर डाल दीजिए। फिर राशन कार्ड नंबर आप यहाँ पर डाल दीजिए। फिर पासपोर्ट नंबर, अगर आपको कोई पासपोर्ट होता है तो आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा। फिर स्टेटस जो है रेसिडेंट या फिर नॉन रेसिडेंट है, ठीक है, यहाँ पर आप टिक कर दीजिए। और आपका सेक्स क्या है, मेल और फीमेल। फिर आपका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आपको डालना पड़ेगा। फिर एज इन ईयर्स, आपका एज कितना है, ठीक है। उसके बाद कैटेगरी में एससी है, एसटी है, ओबीसी या फिर जनरल है, ठीक है, आपको यहाँ पर टिक करना पड़ेगा। और फिर मैरिटल स्टेटस में आप मैरिड हो या फिर अनमैरिड हो, यहाँ पर आप टिक कर दीजिए। फिर आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, अंडर ग्रेजुएट, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट या फिर डॉक्टरेट या फिर अदर्स, ठीक है, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है क्या है, ठीक है। उसके बाद नेम ऑफ स्पाउस, मतलब आपका हस्बैंड का नाम या फिर आपका वाइफ का नाम जो है यहाँ पर आप लिख दीजिए, ठीक है। और डिटेल्स ऑफ इनकम ऑफ द स्पाउस, मतलब आपका जो हस्बैंड है या फिर आपका जो वाइफ है उसका डिटेल इनकम आपको यहाँ पर शो करना पड़ेगा। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट में यहाँ पर लिखा हुआ है वेदर द स्पाउस इज एम्प्लॉयड और हैविंग इंडिपेंडेंट इनकम, मतलब आपका जो वाइफ और हस्बैंड है वो एम्प्लॉयड है या फिर इंडिपेंडेंट इनकम करता है। तो अगर हाँ वो करता है या फिर हाँ वो एम्प्लॉयड है तो आपको येस में टिक करोगे आप, राइट, नहीं तो आप नो में टिक करोगे। और अगर आप येस में टिक करते हो, जैसे कि इफ़ येस नेट इनकम फ्रॉम सैलरी, अगर हाँ वो एम्प्लॉयड है तो उसका सैलरी कितना है यहाँ पर आपको डालना पड़ेगा, ठीक है। नेट इनकम फ्रॉम सैलरी मतलब सैलरी से उसका कितना आता है, मतलब सैलरी कितना है। और अदर सोर्स, मतलब अगर अदर कोई सोर्स से भी उसका इनकम आता है, मतलब इनकम होता है, तो वो जो है इनकम का जो अमाउंट है आपको यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा। और उसके बाद जो है वेदर एनी अदर क्लोज रिलेटिव इंटेंडिंग टू ज्वाइन द ट्रांजिशन एज को बोरोवर, मतलब आपका कोई और भी जो रिलेटिव है क्या वो ज्वाइन करना चाहता है एज अ को बोरोवर इन द मोड ऑफ ट्रांजैक्शन, ठीक है। अगर हाँ तो आप ये इसमें टिक करोगे। तो वेदर प्रॉपर्टी इज हेल्ड इन जॉइंट नेम, अगर आपका जो प्रॉपर्टी है वो कि जॉइंट नेम से हेल्ड है या फिर सिंगल नेम से हेल्ड है,
तो आपको यहाँ पर देना पड़ेगा कि आपका जो प्रॉपर्टी जॉइंट नेम से हेल्ड है या फिर नहीं, ठीक है। तो इफ़ सो वेदर ही और शी इज़ एम्प्लॉयड और हैविंग इंडिपेंडेंट इनकम, अगर हाँ जो जॉइंट नेम है वो यहाँ पर अगर आप येस में टिक करते हो तो वो क्या एम्प्लॉयड है या फिर इंडिपेंडेंट इनकम करता है। तो अगर आप देते हो जो हाँ वो इंडिपेंडेंट इनकम करता है, तो फिर से आपका जो है यहाँ पर उसका सैलरी और अदर सोर्स का जो इनकम है वो मेंशन करना पड़ेगा। अगर आप नो में टिक करते हो तो नहीं मेंशन करना पड़ेगा, राइट। ये वाला फील्ड जो है नेम एंड एड्रेस ऑफ ऑल लीगल हेयर्स ऑफ द एप्लीकेंट, ये वाला फील्ड आप एक बार बैंक से जाकर पूछ लीजिए, ठीक है। तो मैं आपको कोई भी ऐसा कोई बात नहीं कहना चाहता हूँ जिसके आपका जो लोन का जो सैंक्शन है वो ना हो। तो ये वाला फील्ड आप ज़रूर एक बार ब्रांच में जाके पूछ लीजिए कि ये वाला फील्ड में आपको क्या करना पड़ेगा, ठीक है। मैं भी नहीं जानता हूँ एक्चुअली, तो अगर आप जानते हो कि क्या करना पड़ेगा तो आप मुझे ज़रूर बताइए, ठीक है। तो ये वाला फील्ड आप छोड़ दीजिए, अभी आप बैंक में जाकर पूछ लीजिए ये वाला फील्ड में आपको क्या देना पड़ेगा, ठीक है। तो नेचर ऑफ ऑक्यूपेशन ऑफ द एप्लीकेंट, तो एप्लीकेंट का ऑक्यूपेशन क्या है, सैलरीड है या फिर बिजनेस है, मतलब एप्लीकेंट 1 का, ठीक है। मतलब अगर आप एप्लीकेंट 1 हो तो आप मतलब आप सैलरीड हो या फिर बिजनेस है आपका या फिर आप पेंशनियर हो, ठीक है। तो यहाँ पर आप टिक कर दीजिए। फिर नेम एंड एड्रेस ऑफ 2 रेफरेंसेस नॉट रिलेटेड टू द एप्लीकेंट, और यहाँ पर 2 रेफरेंस का नाम और एड्रेस देना पड़ेगा जो कि एप्लीकेंट से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। तो ये वाला फील्ड मैंडेटरी है कि नहीं मुझे पता नहीं है, मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप बैंक से जाकर एक बार पूछ लीजिए ये वाला फील्ड मैंडेटरी है कि नहीं। यहाँ पर देखिए एम्प्लॉयमेंट इनकम डिटेल्स एप्लीकेंट 1 फॉर सैलराइड इंडिविजुअल, अगर आप सैलराइड इंडिविजुअल है, ठीक है, मतलब एप्लीकेंट 1 जो है वो अगर सैलराइड इंडिविजुअल है तो उसका जो है ये वाला पोर्शन फिलअप करना पड़ेगा, जैसे कि एम्प्लॉयर नेम, एम्प्लॉयर का नाम क्या है, उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन टाइप क्या है, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, एमएनसी, ठीक है, जो भी है। उसके बाद टोटल सर्विस इन प्रेजेंट एम्प्लॉयमेंट, मतलब जहाँ पर अभी काम कर रहा है वहाँ पर कितने साल से है, ठीक है। उसके बाद प्रेजेंट डेजिग्नेशन क्या है, उसके बाद एम्प्लॉय नंबर क्या है, उसके बाद प्रेजेंट एम्प्लॉयज़ एड्रेस क्या है, ठीक है। उसके बाद उसका पिन नंबर या फिर अगर कोई वेबसाइट होता है तो, ठीक है। एम्प्लॉयज़ एड्रेस मतलब एम्प्लॉय जहाँ पर काम करता है वो वाला एड्रेस आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा, और ऑफिस का जो पिन कोड है यहाँ पर आपको डालना पड़ेगा, और आपका ऑफिशियल जो वेबसाइट है, अगर आपका ऑफिस का कोई वेबसाइट होता है तो आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद ग्रॉस मंथली सैलरी, मतलब मंथली उसको कितना मिलता है सैलरी से, वो यहाँ पर डालना पड़ेगा। फिर डिडक्शन जो है, मतलब जो डिडक्ट होता है, ठीक है, जैसे कि टूवर्ड्स लोन एंड इनकम टैक्स में कितना डिडक्ट होता है यहाँ पर वो अमाउंट डालना पड़ेगा। टूवर्ड्स ईपीएफ, एडीडीएल, ईपीएफ एंड अदर्स में कितना डिडक्ट होता है यहाँ पर आपको डालना पड़ेगा। फिर सैलरी सेविंग्स में कितना डिडक्ट होता है यहाँ पर आपको डालना पड़ेगा। फिर जो है नेट मंथली सैलरी, मतलब ये सब सोचिए कि यहाँ पर जो है आपका ग्रॉस मंथली सैलरी 20,000 है, और यहाँ पर जो है डिडक्शन करके आपका टोटल डिडक्शन जो है यहाँ पर देखिए टोटल डिडक्शन टर्म है, तो सोचिए कि टोटल डिडक्शन जो है यहाँ पर आपका 5,000 है, ठीक है। तो आपका नेट मंथली सैलरी कितना होगा, 20,000 माइनस 5,000 इक्वल्स टू 15,000। समझ में आया ना मैं क्या बोल रहा हूँ। तो ग्रॉस मंथली सैलरी सोचिए 20,000 होता है, और यहाँ पर जो डिडक्शन है ये और ये मिलाकर आपका जो टोटल डिडक्शन है वो सोचिए 5,000 होता है। तो आपका नेट मंथली सैलरी कितना होगा, ग्रॉस मंथली सैलरी माइनस टोटल डिडक्शन, ग्रॉस मंथली सैलरी माइनस टोटल डिडक्शन इक्वल्स टू नेट मंथली सैलरी, मतलब 20,000 माइनस 5,000 इक्वल्स टू 15,000, राइट। तो आपको समझ में आ गया है, राइट। तो उसके बाद जो है अदर सोर्स ऑफ इनकम इंडिकेट इफ़ नॉट इनकम सपोर्टेड बाय सेटिस्फैक्ट्री प्रूफ। तो अगर अदर सोर्स ऑफ इनकम आपका कोई रहता है फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, फ्रॉम अदर्स, फ्रॉम एग्रीकल्चर, ठीक है,
तो यहाँ पर आपको डालना पड़ेगा फ्रॉम इन्वेस्टमेंट में आपका इन्वेस्टमेंट से आपका कितना इनकम होता है, या फिर अदर्स कोई सोर्स से कितना इनकम होता है, अगर आपका कोई एग्रीकल्चर लैंड है तो उससे आपका कितना इनकम होता है, और टोटल करके 1 2 3 टोटल करके यहाँ पर आपको टोटल लिखना पड़ेगा। सोचिए यहाँ पर 1000, यहाँ पर 1000, यहाँ पर 1000 होता है, तो टोटल हो गया 3000, 3000, ठीक है। उसके बाद टोटल नेट अमाउंट इनकम फ्रॉम ऑल सोर्सेस, मतलब टोटल नेट अमाउंट ऑफ इनकम ऑल सोर्सेस, मतलब यहाँ पर तो 15,000 था, हम लोग एज्यूम कर लेते हैं यहाँ पर 15,000 था, मतलब 20,000 माइनस 5,000 इक्वल्स टू 15,000, और 15,000 प्लस 3,000 हम लोग बोले ना, 1,000 1,000 1,000 हमने एज्यूम कर लिए, और टोटल हो गया 3,000, तो 15,000 प्लस 3,000 हो गया 18,000, ठीक है। तो टोटल नेट अमाउंट इनकम फ्रॉम ऑल सोर्सेस इक्वल्स टू नेट मंथली सैलरी प्लस टोटल इक्वल्स टू दिस, राइट। यहाँ पर सोचिए 15,000 था, यहाँ पर 3,000, तो 15,000 प्लस 3,000 इक्वल्स टू 18,000, सिंपल है। उसके बाद प्रेजेंटली डीलिंग विथ अदर बैंक फर्निश, ठीक है। अगर आप और भी कोई बैंक के साथ डील कर रहे हैं तो वो उस बैंक का नाम, अकाउंट नंबर और अकाउंट स्टेटमेंट सबमिटेड अप टू, उसका स्टेटमेंट आपको देना पड़ेगा, अकाउंट नंबर, फिर ब्रांच का नाम, ये सब आपको देना पड़ेगा। उसके बाद डिटेल्स ऑफ प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट ड्यूरिंग द लास्ट 5 ईयर्स, लास्ट 5 ईयर्स में आपका एम्प्लॉयमेंट जो है उसका पूरा डिटेल्स आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा, नेम ऑफ द कंपनी, कंपनी का नाम, फ्रॉम टू, ठीक है। उसके बाद डेट, सिग्नेचर ऑफ द एप्लीकेंट वन का सिग्नेचर यहाँ पर आपको करना पड़ेगा। उसके बाद आता है इनकम डिटेल्स ऑफ एप्लीकेंट वन फॉर बिजनेस और सेल्फ एम्प्लॉयड। अगर एप्लीकेंट वन जो है वो बिजनेसमैन है या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड है तो ये वाला पोर्शन उसके लिए है, ठीक है। पहला वाला पोर्शन तो था सैलराइड एम्प्लॉय के लिए, और ये वाला पोर्शन है बिजनेसमैन के लिए या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए। तो यहाँ पर नेचर ऑफ ऑक्यूपेशन आपको डालना पड़ेगा, बिजनेस है या फिर सेल है या फिर सेल्फ है सॉरी, या फिर एग्रीकल्चर है या फिर अदर्स है। उसके बाद नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म, मतलब उसका जो बिज़नेस है तो उस बिज़नेस का नाम और एड्रेस यहाँ पर डालना पड़ेगा, और पिन कोड यहाँ पर डालना पड़ेगा। फिर अगर उसका कोई वेबसाइट होता है उस बिज़नेस का तो वेबसाइट यहाँ पर डालना पड़ेगा। फिर नेचर ऑफ बिज़नेस क्या है, मैन्युफैक्चरिंग है, सर्विसेज, ट्रेडिंग, जो भी है यहाँ पर टिक करना पड़ेगा। फिर रिलेशनशिप विद द फर्म, उसके साथ जो रिलेशनशिप है फिल्म के साथ वो क्या है, प्रोप्राइटर है या फिर पार्टनर है या फिर डायरेक्टर है, ठीक है, यहाँ पर टिक करना पड़ेगा। फिर तो यहाँ पर आपको बिजनेस रिलेटेड जो टर्म्स है कुछ सिमिलरली जैसे हम देख रहे थे सैलराइड में, वैसे ही कुछ टर्म्स आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको ग्रॉस इनकम, एनुअल इनकम कितना है यहाँ पर आपको डालना पड़ेगा। यहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट से आपको कितना मिलता है यहाँ पर आपको डालना पड़ेगा, अगर आपका कोई अदर सोर्स है तो, ठीक है। अगर आपका एग्रीकल्चर से कोई इनकम होता है तो यहाँ पर आपको डालना पड़ेगा, और अगर आपको अदर्स कोई सोर्स इनकम होता है तो यहाँ पर आपको वो वाला अमाउंट डालना पड़ेगा, और यहाँ पर टोटल करके आपको डालना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर मुझे कन्फ्यूजन है कि ये तीनों फील्ड टोटल करके डालना पड़ेगा या फिर ये चारों फील्ड टोटल करके डालना पड़ेगा, मतलब ये और ये 3, ठीक है। तो ये टोटल में आप कुछ ना लिखें, मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप बैंक में जाकर पूछ लीजिए कि टोटल जो यहाँ पर दिया हुआ है वो ये 3 फील्ड हम लोग 3 फील्ड का टोटल करें या फिर ये 4 फील्ड का टोटल करें, ठीक है। और एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग, मतलब मेरा जो एज्यूम है कि आपका जो एक्सपेंस होता है उसको इंक्लूड करके कितना अमाउंट होता है यहाँ पर आपको डालना पड़ेगा। लेकिन ये वाला फील्ड में ज़रूर कहूँगा कि आप बैंक में जाकर एक बार पूछ लीजिए एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग और नेट एनुअल, मतलब नेट एनुअल मतलब जो होता है कि आपका टैक्स देकर और ये सब देकर आपका जो इनकम होता है, जो नेट इनकम होता है, वो इनकम को हम नेट इनकम कहते हैं। तो नेट एनुअल इनकम यहाँ पर आपको देना पड़ेगा। और ये वाला जो टोटल है ये किसका टोटल है, मुझे मतलब सीरियसली मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो ये आप एक बार बैंक से पूछ लीजिए। तो आप एक बार ये पूछ लीजिए कि ये वाला टोटल हम किसका टोटल करें और ये वाला टोटल हम किसका टोटल करें, ठीक है। ये जो टोटल है इसमें मुझे कुछ कन्फ्यूजन है, तो आप रिकमेंड करूँगा कि आप जाकर एक बार पूछ लीजिए बैंक से, ठीक है। मैं माफ़ी चाहता हूँ आपसे कि मुझे ये पता नहीं है या फिर मुझे कन्फ्यूजन है,
तो आप मुझे ज़रूर माफ़ कर दीजिए, और अगर आपको पता होता है तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए नीचे, ताकि सबको पता चले, ठीक है, और मुझे भी पता चले, ठीक है। तो आ जाइए नेक्स्ट पॉइंट में, इनकम फॉर द लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर्स। तो लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर्स में आपका इनकम कितना हुआ है यहाँ पर आपको मेंशन करना पड़ेगा। जैसे कि सोचिए यहाँ पर 2016 लिखकर हम लिख दिए, यहाँ पर मेरा 2016 में इनकम हुआ था 10,000 रुपीज़, फिर 2015 में इनकम हुआ था इतना रुपीज़, फिर 2014 में इनकम हुआ था इतना रुपीज़, ठीक है, ऐसे आपको लिखना पड़ेगा। और फिर ये प्रेजेंटली डीलिंग विद एनी बैंक्स फर्निश, अगर आपको अभी प्रेजेंट आप कोई बैंक से लोन लेकर कर रखे हैं या फिर ऐसे कुछ है, तो आपको यहाँ पर उस बैंक का नाम, ब्रांच का नाम, अकाउंट नंबर, अकाउंट स्टेटमेंट सबमिट करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर आप डेट डाल दीजिए और यहाँ पर आप सिग्नेचर कर दीजिए, एप्लीकेंट 1 जो है, ठीक है। उसके बाद जो है डिटेल्स ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ ऑफ एप्लीकेंट 1, मतलब एप्लीकेंट 1 का जो एसेट्स है वो एसेट्स के बारे में आपको डिटेल्स यहाँ पर भरना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए क्या है, डिटेल्स ऑफ लैंड बिल्डिंग, ठीक है। तो लैंड, आपका जो बिल्डिंग है, लैंड बिल्डिंग है, उसका डिटेल्स आपको भरना पड़ेगा, ठीक है। तो सर्वे नंबर, डोर नंबर या फिर स्ट्रीट नंबर एक्सेट्रा यहाँ पर आपको देना पड़ेगा। स्ट्रीट नंबर क्या है, डोर नंबर क्या है, ठीक है। उसके बाद सेल्फ एक्योर्ड, मुझे पता नहीं है सेल्फ एक्योर्ड क्या है। एरिया इन स्क्वायर फीट, मतलब आपका जो प्लॉट है वो एरिया स्क्वायर फीट में कितना है, ठीक है। उसका मार्केट वैल्यू कितना है, या फिर यहाँ पर आपको देना पड़ेगा। अगर आपका बहुत सारा लैंड है तो आप ऐसे ऐसे आपको देना पड़ेगा एक लैंड यहाँ पर, फिर उसका बाद सेकेंड अगर आपका कोई प्लॉट होता है तो यहाँ पर आपको देना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद अदर एसेट, मतलब अदर जो एसेट है उसका डिटेल्स आपको भरना पड़ेगा। आपके पास कितना कैश है, आपके पास बैंक डिपॉजिट कितना है, विथ मैच्योरिटी डिटेल्स, ठीक है। सभी डिटेल्स आपको यहाँ पर देना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद गवर्नमेंट सेक्टर शेयर्स, डिवेंचर्स, एमएफ्स के बारे में। उसके बाद आपके पास लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी नंबर और डेट, ठीक है, नंबर और डेट सब देना पड़ेगा लाइफ इंश्योरेंस LIC का। उसके बाद ज्वेलरी कितना रुपीस का है या फिर कितना है। उसके बाद आपका कोई प्रोविडेंट फंड है कि नहीं, तो उसका डिटेल्स आपको देना पड़ेगा। उसके बाद मशीनरी और व्हीकल्स, ठीक है, अगर आपको कोई व्हीकल्स है तो उसका वैल्यू कितना होगा, ठीक है, मार्केट वैल्यू कितना है, तो ये सब आपको देना पड़ेगा। डिटेल्स ऑफ एसेट यहाँ पर देंगे, और मार्केट वैल्यू कितना है यहाँ पर आपको देना पड़ेगा। और अदर इन्वेस्टमेंट और एसेट, अगर आपका कोई अदर इन्वेस्टमेंट और एसेट रहता है तो उसका डिटेल्स भी आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। और टोटल एसेट में आपको टोटल करके ये जो मार्केट वैल्यू है इसको टोटल करके आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा टोटल एसेट में, ठीक है। उसके बाद जो है लायबिलिटीज जो है, बोरोइंग फ्रॉम आवर बैंक। अगर आप पहले कोई अमाउंट बोरो कर चुके हैं तो पर्पस क्या थी, या फिर अमाउंट बोरोड, ठीक है, कितने रुपीज़ आप बोरो किए हैं, EMI कितने दे रहे हैं, ये सब आपको देना पड़ेगा। उसके बाद जो है बोरोइंग फ्रॉम अदर बैंक, अगर आप अदर कोई बैंक से बोरो कर चुके हैं तो उसके पर्पस क्या है, ये सब आपको देना पड़ेगा। और अगर आप अदर कोई सोर्स से बोरो कर चुके हैं, मतलब धार लिया है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं लोन लिया है, बोरो अगर आप करते हो तो उसका डिटेल्स भी यहाँ पर आपको देना पड़ेगा। और टोटल लायबिलिटीज़ कितना है यहाँ पर प्रेजेंट बैलेंस मिलाकर यहाँ पर आपको देना पड़ेगा कि अगर आप कोई बैंक से लोन लिए हैं या फिर ये सब आपको टोटल करके देना पड़ेगा। और नेट टोटल एसेट में E माइनस बी, मतलब सोचिए कि आपका यहाँ पर टोटल एसेट है 20,000, ठीक है, और यहाँ पर आपका टोटल एसेट, टोटल जो लायबिलिटीज़ है सोचिए 5,000 है, तो आपका नेट टोटल एसेट होगा 20,000, मतलब ये जो है A माइनस B, मतलब 20,000 माइनस 5,000 इक्वल्स टू 15,000, ठीक है। तो यहाँ पर फिर आप डेट डाल दीजिए और सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट 1 यहाँ पर सिग्नेचर कर देगा। और उसके बाद एम्प्लॉयर सर्टिफिकेट फॉर एप्लीकेंट 1 इफ़ सैलराइड इंडिविजुअल, अगर एप्लीकेंट 1 सैलराइड इंडिविजुअल होता है तो उसका जो एम्प्लॉयर सर्टिफिकेट है वो
फिल करना पड़ेगा, पासपोर्ट साइज फ़ोटो यहाँ पर लगाना पड़ेगा। फिर एम्प्लॉयर्स नेम एंड एड्रेस, उसका नाम एंड एड्रेस, उसका टेलीफोन नंबर, उसका नाम, एम्प्लॉयर्स का नाम, उसका डेट ऑफ जॉइनिंग, उसका डेट ऑफ बर्थ, उसका क्वालिफिकेशन क्या है, रिटायरमेंट एज क्या है, डेट ऑफ रिटायरमेंट क्या है, ठीक है, ये सब आपको डालना पड़ेगा। प्रेजेंट डेजिग्नेशन क्या है उसका, ठीक है, वेदर कन्फर्म्ड इन सर्विस, ठीक है, मतलब परमानेंट या फिर टेम्पोररी है, ठीक है, ये सब आपको डालना पड़ेगा। प्रोविडेंट फंड, ये सब बहुत सिमिलर फील्ड्स है, आप एक बार देख लीजिए। उसके बाद पर्टिकुलर्स फॉर लास्ट मंथ्स सैलरी ड्रॉन, ठीक है, आपका बेसिक पे क्या है, ठीक है, आपका डियरनेस अलाउंस क्या है, आपका हाउस रेंट अलाउंस क्या है, ये सब आपको डालना पड़ेगा। और उसके बाद डालना पड़ेगा प्रोविडेंट फंड डिडक्शन जो है, मतलब जो कि डिडक्ट होता है, प्रोविडेंट फंड कितने डिडक्ट होता है, प्रोफेशन टैक्स, इनकम टैक्स, जो डिडक्ट होता है यहाँ पर आप डाल दीजिए। और यहाँ पर डालने के बाद ये सब मिलाकर यहाँ पर आप टोटल में लिख दीजिए। सोचिए प्रोविडेंट फंड सभी आप 1000 करके डालते हो, ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 7 फील्ड्स हुआ, तो 7 फील्ड मिला के कितना होता है, 7000 होता है। और यहाँ पर कितना फील्ड्स है ग्रॉस सैलरी में, 1 2 3 4 5 6, तो सोचिए आपका जो ये टोटल मिला के आपका हुआ 40,000, ठीक है, तो आपका जो ग्रॉस सैलरी है सब मिला के 40,000 है। और आपका जो डिडक्शन है जो कि मतलब आपका सैलरी से कट जाता है वो सोचिए मिलाकर होता है 5,000, तो आपका नेट सैलरी कितना होगा, नेट सैलरी होगा 40,000 माइनस 5,000, ठीक है, मतलब ग्रॉस सैलरी माइनस टोटल डिडक्शन, तो 40,000 माइनस 5,000, तो आपका नेट सैलरी होगा 35,000, ठीक है। और इफ़ ही एलिजिबल फॉर पेंशन, वो एलिजिबल है पेंशन के लिए कि नहीं, ठीक है। ये जो फॉर्म है प्लेस डेट डालना पड़ेगा, फिर सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट, आपका सिग्नेचर करना पड़ेगा। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पर लिखा है नेम एंड डेजिग्नेशन ऑफ द ऑथोराइज्ड सिग्नेचरी विथ सील ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये वाला जो फील्ड है आप एक बार बैंक में जाकर पूछ लीजिए, ठीक है। उसके बाद जो है पर्सनल डेटा ऑफ एप्लीकेंट 2, एप्लीकेंट 2 का जो पर्सनल डेटा है सिमिलरली एप्लीकेंट 1 की तरह ही फिलअप हो जाएगा, ठीक है, एप्लीकेंट 1 के तरह ही होगा, सिमिलर है सब फील्ड। फिर जो है एम्प्लॉयमेंट इनकम डिटेल्स एप्लीकेंट 2 सिमिलर है, एकदम सिमिलर फील्ड है एप्लीकेंट 1 की तरह, एप्लीकेंट 2 का फील्ड भी सिमिलर है। जैसे कि आप देख रहे हैं इनकम मतलब जो एप्लीकेंट 2 है, अगर बिजनेसमैन है तो ये वाला फॉर्म पोर्शन फिलअप करना पड़ेगा, सिमिलर है। उसके बाद डिटेल्स ऑफ एसेट, अगर एप्लीकेंट 2 होता है तो उसका डिटेल ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज़ सब फिल करना पड़ेगा, ठीक है। और सिमिलरली ये वाला फील्ड मतलब एम्प्लॉयर सर्टिफिकेट फॉर एप्लीकेंट 2 सैलरीड इंडिविजुअल्स का जो फील्ड है ये वाला फील्ड फिल करना पड़ेगा। ये वाला फील्ड एप्लीकेशन 1 के सिमिलर है, ये वाला फील्ड सभी सिमिलर है, तो आपको कोई दिक्कत होने वाला नहीं है अगर एप्लीकेंट 2 होता है तो, ठीक है। पर्सनल डेटा ऑफ गारंटर, तो मैं आपको पहले ही बताया था कि गारंटर क्या होता है, गारंटर किस लिए लगता है, ठीक है। तो गारंटर तो आजकल लगता नहीं है, तो मैंने जो बोला था अगर आपका लोन का अमाउंट बहुत ज़्यादा है और अगर आपके पास उतना एसेट है नहीं, ठीक है, अगर आपका सैलरी कम होता है और अगर आपका बैंक का लगता है कि आपका जो लोन है सैंक्शन हो नहीं पाएगा विदाउट एनी गारंटर, तो ही गारंटर लगता है। तो आप एक बार कंसल्ट कर लीजिए आपका बैंक के साथ कि गारंटर लगेगा कि नहीं, ठीक है। तो अगर आपका जो है आपको जो है गारंटर अगर लगता है तो गारंटर का जो नेम है लेटेस्ट फ़ोटो यहाँ पर लगा दिया जाएगा, उसका नेम एप्लीकेंट 1-2 की तरह ही है, सेम फील्ड है, ठीक है, वो फिल करना पड़ेगा। गारंटर की जो डिटेल्स है यहाँ पर फिल करना पड़ेगा सब, देखिए नेम एंड एड्रेस ऑफ ऑल लीगल हेयर्स, मतलब सेम फील्ड है, एकदम सेम फील्ड है, ठीक है। तो डिटेल्स ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज़ ऑफ गारंटर के भी एसेट और लायबिलिटीज़ के जो है डिटेल्स यहाँ पर देना पड़ेगा, सिमिलरली एकदम सेम फील्ड है, ठीक है। पर्पस और डिटेल्स ऑफ द लोन अप्लाइड, तो आप किस लिए लोन जो है अप्लाई कर रहे हो, आपका पर्पस क्या है, तो पर्पस आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। तो जैसे कि यहाँ पर देखिए बहुत सारे ऑप्शन है। परचेस ऑफ प्लॉट एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस, मतलब आपको एक प्लॉट खरीदना है और एक हाउस आपको बनाना है, तो अगर ये वाला कोई रीज़न है तो यहाँ पर टिक कर दीजिए। उसके बाद जो है आउटराइट परचेस ऑफ रेडी बिल्ड हाउस फ्लैट, मतलब
अगर आपको कोई फ्लैट मतलब जो कि एकदम बना हुआ है उसको अगर आपको खरीदना है, ठीक ठीक है, तो यहाँ पर आप टिक कर दीजिए। यहाँ पर देखिए कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस ऑन द प्लॉट ऑलरेडी ओन्ड, मतलब आपका एक प्लॉट ऑलरेडी आप खरीद चुके हो और वहाँ पर आपको एक घर बनाना है, तो उसके लिए आपको लोन चाहिए, तो यहाँ पर टिक कर दीजिए। फिर जो है परचेस ऑफ फ्लैट टू बी कंस्ट्रक्टेड बाय सोसाइटी और बिल्डर, ठीक है, मतलब अगर आपको एक फ्लैट खरीदना है जो कि कंस्ट्रक्टेड है, मतलब बनाया गया है एक बिल्डर के द्वारा, ठीक है। फॉर रिपेयर और रिनोवेशन ऑफ एक्सिस्टिंग हाउस, अगर आपका जो हाउस है उसको आप रिपेयर करना चाहते हो या फिर रिनोवेशन करना चाहते हो तो यहाँ पर टिक कर दीजिए। फॉर मेकिंग एडिशन टू द एग्जिस्टिंग हाउस, अगर आपका जो हाउस है उसके साथ आप कुछ एडिशन करना चाहते हो, जैसे कि सोचिए आपका हाउस एक फ्लोर का है, अगर आप 2 या फिर 3 फ्लोर का करना चाहते हो तो यहाँ पर टिक कर दीजिए। और यहाँ पर अगर आपका कोई अदर्स रीज़न होता है, ठीक है, अगर आप ढूंढ नहीं पाते हो आपका रीज़न यहाँ से, तो आप अदर्स में स्पेसिफाई कर दीजिए आपका जो रीज़न है। उसके बाद आपका जो प्रॉपर्टी टाइप है, क्या प्रॉपर्टी है, लीज होल्ड है या फिर फ्री होल्ड है, ठीक है, यहाँ पर आप टिक कर दीजिए। अगर आपका लीज होल्ड होता है तो कितने पीरियड ऑफ टाइम है लीज का, ठीक है, उसको आपको मेंशन करना पड़ेगा। अनएक्सपायर्ड लीज पीरियड, ये सब आपको यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। एड्रेस ऑफ द प्रॉपर्टी, तो प्रॉपर्टी का जो एड्रेस है आपको डालना पड़ेगा, प्लॉट नंबर, सर्वे नंबर, स्ट्रीट, रोड, लोकेलिटी, टाउन, पिन नंबर, ठीक है। उसके बाद कॉस्ट ऑफ परचेस पर स्क्वायर, ठीक है, मतलब पर स्क्वायर में उसका जो कॉस्ट है वो कितना है, ठीक है, यहाँ पर आप डाल दीजिए, यहाँ पर डाल दीजिए, ठीक है। और टोटल कॉस्ट कितना है यहाँ पर आप डाल दीजिए, यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद जो है एरिया ऑफ द प्लॉट हाउस फ्लैट टू बी कंस्ट्रक्टेड और एक्यूरेट, यहाँ पर मुझे भी लिटिल बिट कंफ्यूजन है ये वाला पोर्शन, लेके एरिया ऑफ द प्लॉट हाउस फ्लैट टू बी कंस्ट्रक्टेड एक्वर्ड, ठीक है, और मुझे लगता है कि आपको भी थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो रहा है, तो ये वाला पोर्शन आप ज़रूर एक बार बैंक में जाकर जान लीजिए अच्छे से, ठीक है। तो उसके बाद जो है एज ऑफ द हाउस और फ्लैट इन केस ऑफ रेडी बिल्ड हाउस फ्लैट, ठीक है, अगर आपका जो रेडी हाउस है, ठीक है, या फिर रेडी फ्लैट है तो उसका एज कितना है, तो यहाँ पर उसका एज डाल दीजिए। और कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट एंड सोर्स, तो आपका जो प्रोजेक्ट है उसका कॉस्ट एंड सोर्स क्या है, ये वाला जो है आपको डालना पड़ेगा। जैसे कॉस्ट ऑफ लैंड का दाम कितना है, रजिस्ट्रेशन चार्जेस क्या है, सिंपल है, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, परचेज, रिपेयर एक्सेट्रा कितना लगेगा, ठीक है। और एस्टिमेटेड सोर्सेज, लोन रिक्वायर्ड फ्रॉम द बैंक से आपको कितना लोन चाहिए, आप सेविंग से आपको कितना मिलेगा, डिस्पोजल ऑफ इन्वेस्टमेंट से कितना मिलेगा, ठीक है। ये सब जोड़ के आप यहाँ पर, ये सब जोड़ के आप टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट यहाँ पर डाल दीजिए। और यहाँ ये सब जोड़ के आप टोटल सोर्स ऑफ फंड्स यहाँ पर डाल दीजिए, ये सब जोड़ के, ठीक है। यहाँ पर जो फील्ड होगा वो सब जोड़ के आप टोटल सोर्स ऑफ फंड यहाँ पर डाल दीजिए, और यहाँ पर जो फील्ड होगा वो जोड़ के टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट यहाँ पर डाल दीजिए। फिर ये पेमेंट पीरियड रिक्वायर्ड, मतलब आपको कितना दिन चाहिए रीपेमेंट करने के लिए बैंक को, मतलब सोचिए कि आप एक 10 लाख का जो है लोन लिए हो, तो वो 10 लाख का लोन रीपे करने के लिए आपको कितना दिन चाहिए, ठीक है। वो दिन आप यहाँ पर मंथ्स, अगर आप मंथ में नोटिफाई करते हो, जैसे सोचिए कि मैं बोला 48 मंथ्स, तो 48 लिख के यहाँ पर मंथ्स के ऊपर टिक कर दूंगा। अगर मैं बोला कि 10 ईयर्स, तो यहाँ पर मैं 10 देकर ईयर्स में टिक कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद एस्टिमेटेड पीरियड ऑफ कंस्ट्रक्शन, तो कितने दिन में कंस्ट्रक्शन होगा, एस्टिमेटेड पीरियड जो है आपको यहाँ पर बोलना पड़ेगा। तो यहाँ पर कुछ इंश्योरेंस है, अगर आपको इंश्योरेंस चाहिए तो आप येस में टिक कर दो, और यहाँ पर अगर आप येस में टिक करते हो तो ये वाला फील्ड आपको फिल करना पड़ेगा। और कुछ डिक्लेरेशन है, डिक्लेरेशन आप एक बार पढ़ लीजिए अच्छे से, और उसके बाद जो है सिग्नेचर करेगा यहाँ पर एप्लीकेंट 1, यहाँ पर सिग्नेचर करेगा, यहाँ पर एप्लीकेंट 2 अगर होता है तो यहाँ पर सिग्नेचर करेगा, और अगर कोई गारंटर होता है तो यहाँ पर सिग्नेचर करेगा। और एप्लीकेंट 1 यहाँ पर उसका प्लेस का नाम लिखेगा और डेट लिखेगा, एप्लीकेंट 2 उसका प्लेस का नाम लिखेगा, डेट लिखेगा, और गारंटर जो है उसका प्लेस का नाम लिखेगा और डेट लिखेगा यहाँ पर। और फॉर द यूज़ ऑफ ब्रांच, तो ये वाला जो पोर्शन है ये ब्रांच यूज़ है, ये वाला जो पोर्शन है सभी ब्रांच यूज़ है,
ठीक है। तो गाइज हो गया फॉर्म फिलअप। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइए, और मैं आपसे फिर भी एक बार माफ़ी मांग लेता हूँ कि मुझे कुछ फील्ड मुझे भी अच्छे से नहीं पता है, तो मैं कभी नहीं चाहूँगा कि आपको आपका लोन ना मिले। मैं हर वक्त चाहूँगा कि आपको आपका लोन मिल जाए और आप बनाइए एक सुंदर सा घर, या फिर आप खरीद लीजिए एक सुंदर सा फ्लैट। ठीक है, मैं यही चाहता हूँ। तो मैं आपको रॉन्ग जानकारी देना नहीं चाहता हूँ, तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि मैं जो फील्ड आपको बोला कि आप बैंक में जाकर पूछ लीजिए, तो आप ज़रूर वो फील्ड आप पूछ लीजिए और वहाँ पर आप फिल कर दीजिए। और अगर आपको मन चाहता है कि आपका जो ओपिनियन है आप शेयर करें हमारे साथ। ठीक है गाइज़। तो गाइज़ आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइए, और भी सारे वीडियोस के लिए गाइस सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।